हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन है इस बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट आपको यूपी टेट, सी टेट, DSSB, KVS, जहाँ भी आपकी टीचिंग एग्जाम सीडीपी बाल विकास पूछा जाता है, उस सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? ऑप्शन ए शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक या डी नैतिक। तो देखिए, सृजनात्मकता क्या होती है भाई कि नए परिणामों की अभिव्यक्ति, नए नए विचारों की उत्पत्ति, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये सभी होती है। तो ये सभी कार्य कहाँ से होते हैं? मानसिक कार्य से होते हैं भाई, बुद्धि से होते हैं। तो ये किस विकास से संबंधित हो जाएगी? मानसिक विकास से। किस विकास से होगी भाई? मानसिक विकास से। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए पैर से सिर, बी निकट से दूर, सी सिर से पैर या डी वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया। तो देखिए, वृद्धि और विकास जो होती है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। सिर से पैर की ओर भी चलता है, निकट से दूर भी होता है, लेकिन पैर से सिर नहीं होता। पैर से सिर नहीं होता, ये गलत जवाब है। यहाँ पर सिर से पैर होता है, पैर से सिर उल्टा हो जाएगा, सिर से पैर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ऑप्शन ए परिवार, बी इको क्लब, सी सार्वजनिक पुस्तकालय या डी स्वास्थ्य क्लब। तो जहां आपकी सामाजिकरण की निष्क्रिय जो एजेंसी है वो क्या है इनमें से? वो है फ्रेंड्स आपकी सार्वजनिक पुस्तकालय। जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वो आपकी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी के रूप में काम करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा आपका? ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विकास की किस अवस्था में अमूर्त, आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रतीत होता है? ऑप्शन ए संवेदी पेशीय, बी प्राक संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक या डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए, आपसे पूछा ये सीधे सीधे ये जीन प्याजे, जो आपके प्याजे महोदय थे, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उनकी 4 अवस्थाएं हैं। उस अवस्था में से आपसे पूछा है कि अमूर्त जो चिंतन होता है, तार्किक चिंतन होता है, वो कौन सी अवस्था में होता है? तो वो होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक में, यानी कि जो चौथी स्टेज होती है अमूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, उसमें होता है ये। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक बच्ची कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जाती है। वह कोहल वर्ग की कौन सी अवस्था में है? देखिए, कोई बच्ची, छोटी बच्ची है, तो उसको कहती है कि भाई चोरी करना गलत चीज़ है, गलत बात है, क्योंकि वो पकड़ी गई, चोरी करते हुए पकड़ी गई, तब वो बोल रही है कि चोरी करना गलत बात है ना। तो ये किसका उदाहरण हो गया? कौन सी अवस्था में कोहल वर्ग के अनुसार? ऑप्शन ए सजा एवं आज्ञाकारिता, बी व्यक्ति केंद्रित, सी अच्छा लड़का या अच्छी लड़की या डी अधिकार तथा सामाजिक व्यवस्था बनाना। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, सजा एवं आज्ञाकारिता। जहां पर देखिए वही है, सीधी बात है, सजा, आप चोरी करते पकड़ी गई तो उसे सजा भी मिली, तो उसको समझ आया कि ये चोरी करना गलत बात है, तो ये सजा एवं आज्ञाकारिता से संबंधित होता है। दंड एवं पुरस्कार भी बोल सकते हैं इसको, उससे संबंधित होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होता है? ऑप्शन ए उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, बी पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, सी शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है या डी पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो होती है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लास जो होती है, उसमें शिक्षक और छात्र जो हैं वो एक दूसरे से सहयोग से निर्मित करके उस कक्षा को अधिगम करते हैं। उस कक्षा में तो छात्र भी एक्टिव होने चाहिए, टीचर भी एक्टिव होना चाहिए, तो तब जा करके वो बाल केंद्रित शिक्षा एक तरह से उसमें इफेक्टिव लर्निंग होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, बेसल आयु डैश डैश के मापन से संबंधित है? ऑप्शन ए अभिरुचि, बी बुद्धि, सी अभिक्षमता या डी अभिवृत्ति। तो देखिए, बेसल आयु किससे संबंधित है? ये आपकी बुद्धि के मापन से संबंधित है। अब बेसल आयु होती क्या है पहले ये समझ लीजिए। देखिए, बेसल आयु क्या होती है? मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का है या कितने भी साल का है, इससे चलो इसको छोड़ो, 10 साल का, कितने भी साल का है कोई बच्चा, तो उसको यह देखा जाता है कि वो किस एज तक के बच्चे का जो क्वेश्चंस होते हैं, किस एज तक के बच्चे के बराबर के क्वेश्चंस को कर पाता है। यानी कि मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, वो 8 साल के बच्चे के बराबर ही मानसिक विकास है उसका, 8 साल के बच्चे के बराबर ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है, तो उसकी बेसल आयु क्या हो गई? 8 साल। क्या हो गई भाई? 8 साल। ठीक है, तो ये होती है बेसल आयु, तो ये बुद्धि से संबंधित होती है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मानसिक मंदता का तात्पर्य है। ऑप्शन ए औसत मानसिक योग्यता, बी औसत से कम मानसिक योग्यता, सी औसत से अधिक मानसिक योग्यता, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानसिक मंदता क्या हुई भाई, औसत से कम अगर मानसिक योग्यता है, मान लीजिए कोई एवरेज मानसिक होती है मानसिक योग्यता, उससे भी कम है तो मानसिक मंदता होगी उसमें। तो औसत से कम मानसिक योग्यता होती है तब वो मानसिक मंदता कहलाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक 20 साल की लड़की की मानसिक उम्र 12 साल है, उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऑप्शन ए 100, बी 125, सी 60, या डी 65। तो देखिए यहाँ पर IQ बुद्धि लब्धि निकालने का आया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। अब इसमें MA CA क्या होता है, देखिए MA होता है आपकी मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, CA होता है आपका क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि उसकी वास्तविक आयु क्या है। तो देखिए लड़की कितनी साल की है, 20 साल की, तो उसकी वास्तविक आयु कितनी हुई, 20 साल, ठीक है 20 साल हुई। और मानसिक उम्र कितनी है उसकी, मेंटल एज 12 साल, तो वो आपकी MA की जगह आ गया 12 इंटू 100। अब काटा पेटी कीजिए, देखिए 20 से कितने बार जाएगा, 20 पंजे 100, तो अब 12 इंटू 5 कितना हो गया, 60, कितना हो गया भाई, 60 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कितनी IQ निकल के आई, 60, ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डैश डैश की आयु में बच्चे स्वयं को पहचानते हैं कि वह लड़का है या लड़की है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 3 वर्ष, या डी 6 वर्ष। तो देखिए बच्चे जो आमतौर पर किस एज में वो ये पहचानने लगते हैं कि भाई वो मैं लड़का हूँ को, तो वो किस एज में पहचान पाते हैं, तो वो पहचान पाते हैं आपका 3 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की, 3 वर्ष की। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान आवश्यक है। ऑप्शन ए शिक्षा के सुधार के लिए, बी सामूहिक शिक्षण के लिए, सी विद्यार्थियों के वास्तविकता की जानकारी के लिए, या डी विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता अनुरूप बना सके। तो देखिए शिक्षक को विद्यार्थियों का व्यक्तिगत जो भेद होते हैं वो जानना इसलिए आवश्यक होता है कि वो जो है आपका विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। भाई विद्यार्थी की वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं, तो उसके अनुरूप बना सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सफल समावेशन को निम्न की आवश्यकता होती है सिवाय। ऑप्शन ए पृथक्करण, बी अभिभावकों की भागीदारी, सी क्षमता संवर्धन, या डी संवेदनशील बनाना। तो देखिए सफल समावेशन के लिए जो एक तरह से पृथक्करण जो होता है इसके सिवाय, इसके सिवाय भाई पृथक्करण के सिवाय सभी की आवश्यकता होती है। अभिभावकों की भागीदारी होनी चाहिए, क्षमता संवर्धन होना चाहिए, संवेदनशील बनाना, ये सभी होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13, अक्षमता से आशय है। ऑप्शन ए व्यक्ति विशेष की सफलता में बाधा, बी व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा, सी दोषपूर्ण ऊतकों से शारीरिक बाधा, या सी ऑप्शन नंबर डी कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करना। तो देखिए अक्षमता क्या होती है, अक्षमता होती है आपकी व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा होना, वही आपकी अक्षमता कहलाती है, उसमें अक्षम हो जाता है व्यक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन ए अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, बी अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, सी लगातार अभ्यास और दोहराकर, या डी केवल अनुकरण द्वारा। तो बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है भाई, वो आपका किया जा सकता है अन्वेषण को प्रोत्साहन करके, यानी कि खोज को प्रोत्साहन करके उस बच्चों में सृजनात्मकता को सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अंगूठा चूसना, नाखून चबाना आदि निरंतर क्रियाएं डैश डैश का कारण होती हैं। ऑप्शन ए आनंद प्राप्ति, बी प्रशिक्षण, सी आदत, या डी चिंता। तो देखिए ये सभी क्रियाएं होती हैं आपकी चिंता की। जब आप भी कभी भी चिंता में होते हैं, चिंतित होते हो, तो वही होता है अंगूठा चूसना, या बैठे बैठे ऐसे नाखून चबाते रहते हैं। तो ये सभी क्रियाएं आपकी चिंता में व्यक्ति होता है तभी होती हैं, चिंता के कारण होती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16,
थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए व्यवहारात्मक सिद्धांत, बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए थॉर्नडाइक जो थे वो एक व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे, तो उन मनोवैज्ञानिक थे, तो उनका जो सिद्धांत आएगा भाई वो किस में आएगा? व्यवहारात्मक सिद्धांत में आएगा। ऑप्शन आपका ए सही है। थॉर्नडाइक ने आपके प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, सीखने के 3 नियम बताए थे, मुख्य नियम, 5 गौण नियम बताए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ऑप्शन ए परावर्ती स्तर, बी अभिप्रेरणा स्तर, सी स्मृति स्तर या डी अवबोध स्तर। तो देखिए शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है इनमें से, तो वो नहीं है आपका अभिप्रेरणा स्तर। ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है अभिप्रेरणा स्तर शिक्षण का स्तर नहीं होता है। परावर्ती होता है, स्मृति होता है, अवबोध होता है, लेकिन अभिप्रेरणा स्तर नहीं होता है। तो हमारा क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सूक्ष्म शिक्षण संबंधित होता है। ऑप्शन ए शिक्षण विधि से, बी शिक्षण कौशल से, सी शिक्षण प्रतिमानों से या डी शिक्षण प्रविधियों से। तो देखिए शिक्षण कौशल तो जो माइक्रो टीचिंग होती है, सूक्ष्म शिक्षण होता है, वो होता है आपका शिक्षण कौशल से। इसमें आपको जो टीचर होते हैं उन्हीं को प्रशिक्षण दिया जाता है, कैसे पढ़ाना है, कैसे उसकी टीचिंग स्किल सुधारनी है, तो एक माइक्रो टीचिंग के द्वारा उनको समझाया जाता है। तो ये आपके शिक्षण कौशल से संबंधित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन निम्न में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए वेतन, बी प्रशंसा, सी जुनून या डी पदोन्नति। अब बाह्य प्रेरणा क्या होती है भाई? कोई चीज बाहर से आपको प्रेरित करे, जैसे वेतन आपकी सैलरी है वो आपको प्रेरित करती है। प्रशंसा, कोई बाहरी व्यक्ति आपको प्रशंसा करे तो आपको प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। पदोन्नति आपकी जो कोई उसमें प्रमोशन वगैरह हो गया तो उसमें मोटिवेट होते हैं, ये भी बाहरी व्यक्ति चीज हो गई। लेकिन जो जुनून होता है, ये आपका व्यक्तिगत चीज होती है भाई, अंदर से होता है जुनून, है ना, कोई बाह्य चीज नहीं होती है। तो ये आपकी बाह्य प्रेरणा नहीं होती है जुनून, ये आंतरिक प्रेरणा होती है। ऑप्शन आपका सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए थकान, बी आयु, सी रोग या डी लिंग भेद। तो देखिए सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है आपका लिंग भेद से। लिंग भेद से सीखने पर, बुद्धि पर कोई लेना देना नहीं होता है भाई। ऐसा नहीं है कि जैसे लिंग भेद मतलब वही स्त्री पुरुष, भाई पुरुष बुद्धिमान होते हैं, स्त्रियां बुद्धिमान नहीं होती हैं, ऐसा नहीं होता है। बुद्धि का लिंग से कोई भी लेना देना नहीं होता है, सीखने से कोई लेना देना नहीं होता है। कोई भी सीख सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जवाब हो गया, क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।